गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारी नीलकंठ कहानी के तीसरे भाग की। ठीक है, इससे पहले हमने इसके 2 भागों पर बात कर लिया है, जिसमें हमने 2 वीडियोस को प्रोवाइड किया था। ठीक है, तो आप लोग पहले उस वीडियोस को देख लीजिए, फिर आपको ये वीडियो समझ में आएगी और उस वीडियोस का लिंक आप लोग के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि पिछले वीडियो में कि मोर और मोरनी का जो विकास हुआ था उसके बारे में। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग उससे आगे। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। तो यहाँ पे नीलाभ ग्रीवा के कारण जो मोर था उसका नाम हुआ नीलकंठ और उसकी जो छाया के समान रहती थी मोरनी उसका नाम हुआ राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह सब खरगोश कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहाँ दाना दिया जाता और घूम घूम कर मानव सबकी रखवाली करता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे लेखिका बोल रही है कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब नीलकंठ ने उनके चिड़ियाघर का नीलकंठ ने अपने आप को उस चिड़ियाघर का सेनापति नियुक्त कर लिया था। ठीक है, किसी ने कुछ गड़बड़ की और उससे वो अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। ठीक है, खरगोश के छोटे बच्चों को ये चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था और जब तक वे आर्त क्रंदन न करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता। आर्त क्रंदन का मतलब है अंदर से मतलब रोना। ठीक है, खुद उनकी आंखों का आंसू बहना। आर्त क्रंदन मतलब आत्मा जब रोती थी तब, वही बातें कहा गया है। ठीक है, कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णभेद संस्कार हो जाता था। ठीक है, खरगोश के बच्चे कर्ण भेद का मतलब है कर्ण, उनके कानों का मतलब उसकी जो पैनी जैसी जो चोंच थी उससे उनके कान जो थे वो कान में छेद हुआ करते थे। ठीक है, जब वो पकड़ता था तब। पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उनका प्रेम भी असाधारण था। प्राय वो मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुपा छुओल सा खेलते रहते थे। ठीक है, ये खेला है छुपा छुपी खेलना, छुपा छुओल। ठीक है ना। ऐसी किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। अब एक सांप आ गया और कहानी में देखते हैं अब। ठीक है, एक सांप पहुंच गया जाली के अंदर। सब जीव जंतु भाग कर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। एक खरगोश को सांप ने पकड़ लिया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था। शेष आधा जो बाहर था उससे ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उससे मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वो पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपटे में नीचे आ गया। ठीक है, तो उस नीलकंठ ने सुन लिया मतलब वो जो सांप ने खरगोश के बच्चे को दबोचा था, तो खरगोश का जो आवाज़ था वो इतना कम था कि किसी को सुनाई नहीं देता था। ठीक है, लेकिन नीलकंठ ने सुन लिया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। ठीक है, उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वो अधमरा हो गया। उसने सांप का जो फन था उसके पंजों से दबाया और उसके चोंच से सांप पर इतना प्रहार किया कि वो अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, परंतु निश्चेष्ट था वहीं पड़ा रहा। ठीक है, पकड़ जैसे ही ढीली हुई, सांप की पकड़ जैसे ही ढीली हुई, वो खरगोश का बच्चा तो निकल आया लेकिन वहीं पे निश्चेष्ट मतलब बेहोश के हालत में ही पड़ा था। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केकाक से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर भी हम पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। नीलकंठ ने उसे अपने पंखों के नीचे रखकर गर्मी उसे महसूस कराई। ठीक है, कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों नहीं चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। मयूर, ठीक है, और कार्तिकेय का यहाँ पे जो भगवान शिव थे जो थे उनका एक पुत्र था जिसका नाम था गणेश, और कार्तिकेय दोनों
भाई हैं, तो इसमें कार्तिकेय जो हैं वो बड़े हैं। उन्होंने मयूर को ही अपना वाहन क्यों चुना है, वाहन कार्तिकेय का वाहन मयूर है, ये उस पक्षी का स्वरूप और स्वभाव देखकर समझ में आ रहा है। ठीक है, मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं, इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। बाज और चील का तो जीवन क्रूर कर्म है, लेकिन मयूर तो वीर पक्षी और कलाप्रिय है। ठीक है, नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी, उनका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सावली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वो नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर जाता था। ठीक है, तो ये कहानी बहुत लंबी है, एक दिन में तो इसे समझाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो नीलकंठ की जो जातिगत विशेषताएं तो थी, उसका मानवीकरण भी हो गया था। ठीक है, मेघों की सावली छाया में इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों के मंडलाकार बनाकर वो नाचता था। मोर जो है कभी कभी नाचा भी करता था। वो उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था, उसके नृत्य में एक ताल रहती थी, लय रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूम घूम कर वो किसी अलक्ष्य सम पर ठहर जाता था। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है। ठीक है, एक दिन में इसे समझाया नहीं जा सकता। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और इसका जो नेक्स्ट भाग होगा उसमें हम फिर इससे आगे देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।